देखिए, तो कल हमने सेक्शन 9 तक करा था, स्टैंडर्ड रेंट करा था, है ना। स्टैंडर्ड रेंट के बाद एक सेक्शन और है जिसकी हम कॉमर्शियल बिल्डिंग की जो किराया है उसका रिवीजन कर रहे हैं, सेक्शन 9। तो सेक्शन 9A में बताया गया है रिवीजन ऑफ रेंट ऑफ कॉमर्शियल बिल्डिंग लेट आउट बाय पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है और वहां पर जो है वह पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर जो उसका लैंडलॉर्ड है वह क्या किया जा रहा है, उसको रिवाइज किया जा रहा है लैंडलॉर्ड के आवेदन पर। जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है उसको लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन पर जो एप्लीकेशन दी जा रही है वो डीएम को दी जा रही है, तो रिवाइज किया जा रहा है। रिवाइज का मतलब रेंट को बढ़ाया जा रहा है, पर जो रेंट बढ़ाया जाएगा जो मार्केट वैल्यू है बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू का 10% तक बढ़ाया जा सकता है, और जो मंथली रेंट होगा वह उसका कितना हो जाएगा, मंथली रेंट 1/12 हो जाएगा 10%। जो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू निकलेगी उसका 10% तक रेंट को रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है। और मंथली रेंट निकालेंगे तो जो भी निकला उसका 12 महीने में बांट दो तो 1 महीने का रेंट निकल के आ गया, है ना। तो ये है कॉमर्शियल बिल्डिंग की जो रेंट है उसका रिवाइज कर रहे हैं, पर जो भी आप रिवाइज कराओगे जो बढ़ेगा रेंट वह आपका डबल नहीं हो जाएगा, पहले का डबल नहीं होगा। और दूसरा ये भी कि आप किसी जो रिवाइज कर रहे हैं तो बार बार रिवाइज नहीं कराएंगे रेंट का, वो 5 साल में एक बार, यानी कि 5 साल के खत्म होने से पहले दोबारा एप्लीकेशन नहीं ला पाओगे उस रेंट को रिवीजन करा। समझ में आया। तो आप किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग का उस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड के आवेदन पर, जो आवेदन हमेशा यहाँ पर जो भी है अथॉरिटी, हमने डीएम देखा, प्राइमरी अथॉरिटी, तो डीएम को एप्लीकेशन दिया और बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू थी उससे 10% हमने उसका रेंट निकाला और पूरा टोटल 1 साल का, फिर महीने के हिसाब से 12 भागों में बांट दिया, तो वो उसका आपका मंथली रेंट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर दोबारा से आप 5 साल में फिर रिवीजन के लिए नहीं लेके आ पाओगे, और जो भी निकला वह दुगने से ज्यादा जो था उससे दुगने से ज्यादा भी नहीं होगा। ये आपका था कॉमर्शियल बिल्डिंग का रेंट को रिवाइज। नेक्स्ट सेक्शन है आपका, किसी बिल्डिंग को हम क्या कर रहे हैं, रिक्त समझ रहे हैं। सेक्शन 12 ये यूपीपीसी जिस वगैरह में इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है। तो लिखा है डीम्ड वैकेंसी ऑफ बिल्डिंग इन सर्टेन केसेस। कुछ स्थितियों में बिल्डिंग को हम क्या समझेंगे, वैकेंट समझेंगे। क्या समझेंगे, रिक्त समझेंगे। समझ लेंगे खाली हो गई है, रिक्त का मतलब, है ना। कब रिक्त समझेंगे, तो उसके लिए भी एक और उन्होंने वो दिया है कि रिक्त हम तब समझेंगे जब उस पर अध्यासन मान लिया जाए कि नहीं है। तो किसी मकान के भवन के मकानदार या किराएदार का भवन या उसके किसी भाग का अध्यासन समाप्त होना समझा जाएगा। मतलब किसी बिल्डिंग का, मकान का अध्यासन समाप्त समझा जाएगा। यदि अध्यासन समाप्त हो तो समझेंगे वैकेंट हो गई। मतलब यहां पर जो मैं लिखी है पॉइंट, 7 पॉइंट, इस बिल्डिंग में हम ये समझेंगे कि जो बिल्डिंग है वो सीज टू ऑक्यूपाई हो गई है। सीज टू ऑक्यूपाई हो गई मतलब उसमें अब रहना, जो रह रहा था वो रह नहीं रहा, वो चला गया, एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस बिल्डिंग में आपका सीज टू ऑक्यूपाई हो गया है, अध्यासन समाप्त तो समझा जाएगा इन परिस्थितियों में। कौन सी ऐसी परिस्थिति है, जो भी रह रहा हो। यहां पर हम स्पेसिफिक रूप से टीनेंट के संदर्भ में समझ रहे हैं, और यहां पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, टीनेंट। तो कौन सी ऐसी स्थितियों में हम उस मकान के अध्यासन को समझेंगे कि समाप्त हो गया। तो पहला पॉइंट इन्होंने बोला, यदि उस मकान में किसी व्यक्ति ने मोस्टली वगैरह जो चीजें रखी थी, अपनी सारी चीजें वहां से हटा ली, सारा अपने सामान जो चीजें रखी हुई थी मकान में वो हटा ली, तो समझेंगे अब है ही नहीं, अध्यासन समाप्त हो गया उसका। या फिर उसने किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर ऑक्यूपाई करने के लिए अनुमति दे दी। पहले वो था, परंतु कोई अन्य व्यक्ति ऑक्यूपाई करने लगा है। और ऑक्यूपाई ऐसे नहीं कर सकते हो, किसी मकान में रहने के लिए आपको अथॉरिटी चाहिए, परमिशन चाहिए, अलॉटमेंट चाहिए, बिना उसके कोई नहीं रह सकता। परंतु आपने किसी अन्य व्यक्ति को ही क्या कर दिया है, अलाउड टू ऑक्यूपाई कर दिया है ना। He has allowed to be occupied by any person who is not a member of family member। मतलब वो फैमिली मेंबर नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति को आपने ऑक्यूपाई करने दिया है। तीसरा है, आपने
और आपके सभी मेंबरों ने जो रेजिडेंस था वह किसी अन्य जगह पर ले लिया है। ही हैज टेकन अप रेजिडेंस एल्सवेयर, किसी आवासीय भवन की दशा में उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने अन्यत्र निवास कर लिया है। और जो निवास है वो टेम्पररी नहीं है, मतलब अन्य कहीं रहने लग गए आप। यदि आप अन्य कहीं रहने लगे तो बिल्डिंग तो यही समझेंगे कि आपने ऑक्यूपाई सीज कर दिया, अध्यासन है ही नहीं, अब आप रह ही नहीं रहे, है ना। उससे पहले था आपने किसी अन्य व्यक्ति को रहने दिया, तीसरे में आपने सामान हटा लिया। चौथा बात करें किराएदार के संदर्भ में, अब चूंकि लिखा है पार्टनर, इसका मतलब बिल्डिंग होगी कॉमर्शियल बिल्डिंग, कि किसी किराएदार ने किसी अन्य व्यक्ति को पार्टनर बना लिया है। किसी किराएदार ने उस कॉमर्शियल बिल्डिंग में किसी अन्य व्यक्ति को पार्टनर बना लिया है, क्योंकि आप ऐसे पार्टनर नहीं बना सकते। इफ टीनेंट्स एडमिट्स न्यू पार्टनर, यदि टीनेंट ने, इफ द टीनेंट बिल्ड्स और एक्वायर अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, या फिर आपने क्या किया है, कहीं और रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना ली है या फिर ऑक्यूपाई कर ली है। ओके, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना ली है और ऑक्यूपाई कर ली है। नेक्स्ट हम देखें, इफ द टीनेंट हैज ट्रांसफर टू अदर सिटी, जो टीनेंट था वह उसका किसी अन्य शहर में ट्रांसफर हो गया, पहले इधर रह रहा था, यहीं पर काम कर रहा था, परंतु अब उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया, और जब ट्रांसफर और हो गया तो फिर यहां पर तो रहेगा, इसके बाद यहां भी हम समझेंगे कि वह सीज टू ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब अध्यासन उसका समाप्त हो गया है। या फिर टीनेंट हैज सीज टू एंगेजमेंट, यहां पर तो ट्रांसफर हुआ है, यहां पर उसका जो काम था, जहां पर रह रहा था वहां पर उसका काम ही समाप्त हो गया है। जो काम कर रहा था काम ही समाप्त हो गया है, और उसका किसी अन्य शहर में मकान भी है, लैंडलॉर्ड भी है। जहां पर पहले रह रहा था वहां पर उसका काम समाप्त हो गया, तो अब यहां पर रहेगा नहीं, मतलब ये समझेंगे। और अन्य जगह पर वहां पर वो लैंडलॉर्ड है, तो उस स्थिति में भी हम समझेंगे कि उसकी जो निवास है वो सीज टू ऑक्यूपाई कर गया है। और यदि सीज टू ऑक्यूपाई कर गया है, अध्यासन समाप्त हो गया है, तो हम ये मानेंगे कि बिल्डिंग जो है वो वैकेंट हो, बिल्डिंग वैकेंट हो गई है। एक बार फिर यहां पर एक्चुअली में इस स्थिति का प्रयास कर रहे हैं कि कब किसी बिल्डिंग को वैकेंट माना जाएगा। यदि उसका अध्यासन समाप्त हो जाए या उसका सीज टू ऑक्यूपाई हो जाए, तो हम समझेंगे कि बिल्डिंग भी उसकी वैकेंट हो गई, है ना। यदि अध्यासन समाप्त तो मानेंगे बिल्डिंग उसकी वैकेंट हो गई, खाली हो गई, तो क्या करा यार, खाली हो गई है, तो उस स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यकता है तो फिर उसे बिल्डिंग अलॉट की जाएगी, वो किराए पे रहेगा। अब मान लो कोई बिल्डिंग खाली पड़ी है और कोई रह नहीं रहा है और ऐसे ही बंद पड़ी है बिल्डिंग, तो उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू भी घट रही है, और आवश्यक व्यक्ति को, जिसको हो सकता है आवश्यकता हो कि इसमें रहे, वो रह नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सीज टू ऑक्यूपाई है तो हम मानेंगे कि उसने वो खाली कर दिया है। और किन स्थितियों में सीज टू ऑक्यूपाई मानेंगे कि अध्यासन समाप्त हो गया है, वो आपकी 6-7 स्थिति है। यदि उसने सामान हटा लिया है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को ऑक्यूपाई करने दिया है, या फिर उसने कहीं अन्य रेजिडेंस कर लिया है, या फिर उसने न्यू पार्टनर बना लिया है बिल्डिंग में, या फिर उसने कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना ली है या एक्वायर कर ली है कहीं और, या फिर उसका किसी अन्य सिटी में ट्रांसफर हो गया है, या फिर उसका काम यहाँ पर खत्म हो गया है और अन्य जगह पर उसका पहले से ही कोई मकान है। तो इन स्थितियों में क्या मानेंगे, सीज टू ऑक्यूपाई, और इन स्थितियों में ये भी मानेंगे कि वैकेंट हो गई। यहां पर जो लिखा है ना, अगर हम सीज टू ऑक्यूपाई हो गया तो मानेंगे ये कि बिल्डिंग हो गई वैकेंट, और बिल्डिंग वैकेंट हो गई तो फिर सेक्शन 13 कहता है इफ सीज टू ऑक्यूपाई, मतलब किसी व्यक्ति का किसी बिल्डिंग से अध्यासन समाप्त हो गया तो कोई अन्य व्यक्ति अपने आप ही उसमें रहने नहीं लग जाएगा, ऑक्यूपाई नहीं करने ले जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति को ऑक्यूपाई करना है तो अलॉटमेंट ऑर्डर चाहिए, और अलॉटमेंट ऑर्डर होता है सेक्शन 16 में। अगर बिना किसी अलॉटमेंट ऑर्डर के कोई व्यक्ति उसमें ऑक्यूपाई करने लगा, कोई रहने लग गया, तो ये माना जाएगा वो अनऑथराइज्ड है। तो इसलिए सेक्शन 16 है, इससे लिख